4 जो भेद होते हैं अपने आप में आपके लिए भी 18 टॉपिक हैं और मेरे लिए वो एक टॉपिक है। तो अगर हम इन 18 टॉपिक को सही तरीके से ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान के चलना है हमें पूरे सिलेबस का, पूरे पेपर का लगभग 35% हमने कवर कर लिया, वो भी बहुत अच्छे से। तो यहाँ तत्सम और तद्भव शब्दों को तो जानेंगे ही, लेकिन उनकी कंडीशनों को भी देखेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का रोल अलग अलग एग्जामों में कितना है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो मेन टॉपिक है हमारा वो है शब्द के भेद, और इन शब्द के भेदों के अंतर्गत 4 भेद आते हैं, और इन 4 भेदों में पहला भेद है हमारा उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, स्रोत, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद, और वो कुल भेद होते हैं हमारे 5। तो इसमें से 5 भेद हमें कंप्लीट करने हैं। उन 5 भेदों में एक भेद होता है तत्सम, दूसरा भेद होता है तद्भव, तीसरा भेद होता है देशी शब्द, चौथा भेद होता है विदेशी शब्द, और 5वां भेद होता है संकर शब्द। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे नोट करनी है, जब कई बार आपसे ये पूछा जाए कि स्रोत के आधार पर, एक तो स्रोत की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये है, कई बार आप इस स्रोत को इस रूप में लिखते हो तो ये जो वर्तनी है ये गलत है और ये वाली वर्तनी सही है। तो स्रोत या उत्पत्ति, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद अगर आपसे पूछ रहे हैं तो राइट आंसर है प्यारे दोस्तों 4। क्यों? क्योंकि उसमें संकर शब्द को हम शामिल नहीं करते हैं। संकर शब्द ऑलरेडी इन तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्दों से बनते हैं। संकर शब्द हम उन 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को कहते हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी या संस्कृत, उर्दू या हिंदी या संस्कृत से मिलके बनते हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों में जो नहीं आता वो है हमारा संकर शब्द। कौन सा शब्द है? संकर शब्द है। लेकिन अगर वहां इस तरीके से पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर, उद्भव के आधार पर शब्द के कुल भेद, तो राइट आंसर 5। और 5वां क्या है प्यारे दोस्तों? वो संकर शब्द है। लेकिन इसके लॉजिक को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये स्रोत शब्द आता है या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछता है तो ऑप्शन में 5 नहीं होगा, ऑप्शन में 4 ही होगा, और 4 ही राइट आंसर है। क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत के हैं, तद्भव जो हिंदी के हैं, देशी शब्द जो बोली उपबोली के शब्द हैं, विदेशी शब्द जो उर्दू के, अरबी के, फारसी के, पुर्तगाली के, जापानी के, चीनी के, अंग्रेजी के जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? उत्पन्न हुए हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान से आए हैं। ठीक है, ये स्रोत के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे भी कहलाते हैं, लेकिन इनमें स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे जो ये संकर शब्द हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द अर्थात इन्हीं से बने हैं जो पहले से उत्पन्न हुए। तो एक भेद तो हमारा ये था शब्द के 4 भेदों में। दूसरा भेद आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा भेद है रचना बनावट में। पहले भेदों वाले क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर शब्द के भेद। और ये जो शब्द के भेद होते हैं आधार पर शब्द के भेद, ये भेद होते हैं हमारे 3। इन 3 भेदों में एक हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, दूसरे हमारे यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि हम सेंटेंस में कम्युनिकेशन करने के दौरान हम लिखते समय, बोलते समय इन तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तभी हम उच्चारण कर पाते हैं, बोल पाते हैं, अपने भाव को प्रकट कर पाते हैं। तीसरा क्या है हमारा? योगरूढ़ शब्द। ये है हमारा दूसरा भेद। तीसरा जो भेद है
प्रयोग के आधार पर अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, और वो भेद हैं 4। इन 4 भेदों में एक भेद है हमारा विलोम शब्द, दूसरा भेद है पर्यायवाची शब्द, तीसरा भेद है एकार्थी शब्द, और चौथा भेद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपसे भेदों वाले पूछे जाएंगे कि अर्थ के आधार पर कितना भेद है। राइट आंसर 4 निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। इन चारों को छोड़ के जो आ जाए वो अर्थ के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। तो 5वां जो भेद है प्यारे दोस्तों, सॉरी चौथा, ये हमारा तीसरा था, ये चौथा है विकार। चौथा जो भेद है हमारा विकार परिवर्तन, विकार परिवर्तन रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। और ये जो भेद होते हैं हमारे 2 भेद, इन 2 भेदों के अंदर एक आते हैं हमारे विकारी शब्द, विकारी शब्द जिनको हम पदबंध भी कहते हैं, और दूसरा भेद होता है अविकारी शब्द जिनको हम अव्यय भी कहते हैं, अव्यय और निपात। विकारी शब्दों के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं वो भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला भेद होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, और चौथा होता है प्यारे दोस्तों क्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से अनेक बार ये भेदों वाले प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा अविकारी में एक भेद होता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा भेद होता है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा भेद होता है समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय मतलब जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित ना हो। और इसके बाद में चौथा और लास्ट होता है विषम्य बोधक, विषम्य बोधक अव्यय। तो कुल मिला के आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न यहाँ पे क्या क्या होंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, और फिर एक एक को करके यहाँ पे हम टॉपिक लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया शब्द के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर शब्द के 4 ही भेद होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ना 3 है ना 5 है, कि ऑप्शन में कुछ भी आए, लेकिन एक ऑप्शन 4 रहेगा। कई बार गलती क्या करते हैं, जब आपसे शब्द के भेद पूछते हैं आप इनको तत्सम तद्भव देशी विदेशी शंकर को मान लेते हो और 5 भेद बता देते हो। शब्द का जो पहला भेद है वो उत्पत्ति व्युत्पत्ति स्रोत उद्गम उद्भव के आधार पर है। दूसरा भेद रचना बनावट संरचना आकृति के आधार पे है। जो मैं ये ओबलिक करके लिखा हूँ ये सारे समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इनका एक ही मीनिंग होता है और वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें। दूसरा आपसे पूछेगा अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, राइट आंसर 4। इसके बाद फिर विकार परिवर्तन रूप रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद कितने, राइट आंसर 2। ये वाला जो टॉपिक है आपको ये ध्यान रखना है, पूरे आपके एग्जाम में जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो 2022 और 23 के अंदर, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सबसे बड़ा टॉपिक भी है ये। हालांकि आपके सिलेबस के अलग अलग 16 से 18 टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ हमारे लिए केवल एक ही टॉपिक है। मिनिमम 8 क्वेश्चंस और मैक्सिमम प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है 14 प्रश्न इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी एग्जाम हो किसी भी स्टेट का हो, वो राज्य स्तर का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हो या अधिनियम सेवा चयन आयोग के द्वारा कोई भी परीक्षा अगर ली जाती है तो उन सब में मिनिमम इस टॉपिक का रोल
8 पर्सन का और मैक्सिमम 14 का। अब मान के चलो अगर कहीं एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 14 दूनी 28 नंबर तो अकेले ये टॉपिक ही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस पूरे टॉपिक से 8 क्वेश्चन ना पूछे गए हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस वजह से ये टॉपिक कराए जा रहे हैं क्योंकि जितने भी हिंदी के अंदर टॉपिक हैं ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का है और इसी में सबसे ज़्यादा गलती आप लोग करते हो। उसका रीज़न क्या है कि इनकी थ्योरी नहीं है। किसी भी किताब में, किसी भी पुस्तक में, किसी के नोट्स में इनकी कोई अवधारणा, इनके कंटेंट, इनकी थ्योरी ही नहीं है, जिसकी वजह से आप केवल और केवल इनको रटते हो। जैसे तत्सम और तद्भव अगर आपको करने होंगे तो अग्नि को आग कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो इसी वजह से अब तक हम सारी चीजों को क्या है, रटते आए हैं, बिना लॉजिक के, बिना किसी थ्योरी के, बिना अवधारणा को डेवलप किए। इसी वजह से सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ पे होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं, हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं, इन 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके ही हम वो सेंटेंस बना पा रहे हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, तो किसी सेंटेंस में जो शब्द होते हैं या तो वो तत्सम है, या तद्भव है, या देशी है, या विदेशी है, या फिर वो संकर शब्द है। अगर वो इनमें नहीं है तो फिर वो रूढ़ है, यौगिक है, या फिर योग रूढ़ शब्द है। किसी भी सेंटेंस में या तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी का प्रयोग किया जाता है, या फिर वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर वो क्रिया है। अगर वो ये भी नहीं है तो फिर वो अव्यय और निपात हैं। तो आपके लिए ये जो टॉपिक हुए, ये कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4 और एक ये 5, 5 6 7 और एक 8, इसके बाद 9 10 11 और एक 12, 13 14 15 16 17 और एक 18 टॉपिक आपके सिलेबस के हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं लिखा कि शब्द के भेद या शब्द भंडार या शब्द परिचय। आपके इसमें सिलेबस में टॉपिक ये सारे लिखे हैं अलग अलग। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है 18 टॉपिक हैं और क्वेश्चंस कितने कह रहा हूं मैं, मिनिमम 8, मैक्सिमम 14 क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है 8 से 14 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आते हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी परीक्षा के सिलेबस का लगभग 35% अकेला टॉपिक है। क्लियर? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, पढ़ने से सिलेक्शन होगा आप लोगों का, बात करने से नहीं। पहले पढ़ने के तौर तरीके जानो। तो तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत के शब्द है। तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत के शब्द है। तो जो संस्कृत के शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो तत्सम है। हिंदी के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, जो तत्सम से बनते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जो बोली उपबोली के शब्द हैं वो देशी शब्द कहलाते हैं। और जो अंग्रेजी के, अरबी के, फारसी के, उर्दू के जो शब्द हैं, अंग्रेजी के जो उर्दू के शब्द हैं वो विदेशी शब्द हैं। और जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलके बने हैं, जैसे एक शब्द आ गया रेल, दूसरा आ गया गाड़ी, तो रेल जो शब्द हैं वो अंग्रेजी का हो गया और गाड़ी जो शब्द हैं वो हिंदी का हो गया। अब ये हिंदी का क्यों है, ये अंग्रेजी का क्यों है, जब तक नहीं जानोगे तो इनको रटते रहो। तो जो भी वस्तु जिसके द्वारा बनाई जाती है उसका नामकरण, उसका नाम वो अपनी भाषा में रखता है। अगर हिंदू धर्म को मानने वाले के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम कभी वो पीटर, जो पीटर, सलमान या शाहरुख नहीं रखेगा। वो जितेंद्र, तेजेंद्र, महेंद्र, सत्येंद्र, हरेंद्र, गजेंद्र, राजेंद्र नाम रखेगा। 6 एक ही गली में 4 जितेंद्र क्यों ना हो जाए। कहने का मतलब जिसका जो प्रोडक्ट होता है वो अपने प्रोडक्ट को अपनी भाषा में नाम देता है। तो जो हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हिंदी में नाम रखेंगे, जो उर्दू का प्रयोग करते हैं उर्दू में नाम रखेंगे, जो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं वो अंग्रेजी में नाम रखेंगे। इसलिए ईसाई धर्म को मानने वाले अपने बच्चों का नाम पीटर, जो पीटर वो पीटर रखते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले जितेंद्र, सोनू, मोनू, टोनू नाम रखते हैं। इसीलिए उर्दू भाषा, अरबी, फारसी भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो सलमान, शाहरुख, अमीर नाम रखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिसका जो प्रोडक्ट है वो अपने उस प्रोडक्ट का नाम अपनी भाषा में देंगे जो भी वो प्रयोग कर रहा है। अगर जब 2 अलग अलग भाषाओं से शब्द बनते हैं तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। डिटेल में लेंगे, बेसिक चीजें बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बना, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन में 5 नहीं है तो राइट आंसर 4। ठीक है, उसके बाद उद्गम के आधार पे शब्द के भेद कितने हैं, ऑप्शन में 4 भी है, 5 भी है, राइट आंसर 5। निम्नलिखित में से कौन सा उद्भव के आधार पे शब्द का भेद नहीं है। इन 5 को छोड़ के जो भी आ जाए वो उद्भव के आधार पे शब्द का भेद नहीं है, उद्गम के आधार पे शब्द का भेद नहीं है, उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद नहीं है। और निम्नलिखित व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने हैं, या कौन सा निम्नलिखित में से व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद है, तो राइट आंसर है तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर, जो भी इनमें ऑप्शन में दिया हो। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उत्पत्ति क्या होती है, उत्पत्ति उसे कहते हैं जिसका पहले से कारण हो। गेहूं का दाना जमीन में डाला तो पौधा बन के बाहर आएगा, क्योंकि गेहूं का दाना उस पौधे का कारण है। व्युत्पत्ति उसे कहते हैं जिसका कोई कारण ही ना हो, जिसका कारण ही ना हो, जो स्वयंभू हो, अपने से पैदा हुआ हो। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ, जो स्वयंभू है, अपने से पैदा हुआ। जैसे सूरज है, चांद है, अपने से पैदा। आत्मा, परमात्मा अपने से पैदा, किसी के द्वारा पैदा नहीं किए गए। तो इसी तरह
जिसका कोई कारण ही ना हो, जो अपने से पैदा होता हो, जिसका जन्म ही नहीं होता, वो कभी नष्ट भी नहीं होता, वो उत्पत्ति वाले वही शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका आज तक हमें पता ही नहीं चला ये आए कहाँ से, जैसे देसी शब्द है, जैसे खाट शब्द है, छोरा छोरी शब्द है, ढोर डांगर शब्द है, इनका आज तक पता ही नहीं चला ये कहाँ से आए, ये कहीं से जन्म लिए ही नहीं। तो इसीलिए जिनका कारण मौजूद होता है, जैसे यहाँ तत्सम शब्द है, कहाँ से आई, संस्कृत से आई, तो संस्कृत कारण हो गई। तद्भाव का कारण क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गए, तत्सम से तद्भव शब्द बनते, अग्नि आग, तो ये क्या कहलाए, उत्पत्ति। लेकिन यहाँ शब्द आ गया छोरा छोरी, ये क्या कहलाए, वह उत्पत्ति। पता ही नहीं चला किस राज्य के, किस जिले के, किस कस्बे के, किस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले छोरा छोरी शब्द का प्रयोग किया गया, या किसके द्वारा ये शब्द बनाया गया, ढोर डांगर शब्द किसके द्वारा बनाया गया, आज तक पता ही नहीं चला। स्रोत, कोई भी आंतरिक और बाह्य स्रोत के आधार पर, कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर, स्रोत मतलब साक्ष्य सबूत, किसी भी आधार पर हम शब्दों को प्राप्त करते हैं। तो जैसे विदेशी शब्द है, अंग्रेजी से, उर्दू से, अरबी से, फारसी से, पुर्तगाली से आए, इसी वजह से विदेशी कहलाते हैं। उद्गम जो एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पे पहुंचे, पहले यूरोप में बोले जा रहे थे, भारत में भी प्रयोग में किए जा रहे हैं अंग्रेजी के शब्द, पहले अरब की कंट्री में प्रयोग करे जा रहे थे, उर्दू अरबी फारसी, अब भारत में भी प्रयोग करे जा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं उद्गम, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो ट्रांसफर हो गए, उद्भव के आधार पे जो एक स्थान से दूसरी जगह जन्म ले लिए, वो कहलाते हैं उद्भव के आधार पर। तो ये थे इनके शब्दों के मीनिंग। स्रोत शब्द की कई बार वर्तनी पूछी जाती है, आप क्या गलती करते हो, ये वाला सह लिख के इसी में यहाँ पे रह देते हो, ये गलत है। आपको सह को अलग लिखना है और यहाँ पे इसको अलग लिखना है, तब जाके स्रोत शब्द होगा, और ये वाली होगी वर्तनी सही और ये वाली वर्तनी गलत। कई बार वर्तनी के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। एक होते हैं रूढ़ शब्द, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, डिटेल में लेंगे लेकिन बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जिनके टुकड़े करने पर, खंड करने पर, टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो, जैसे पानी ले लिया हमने, पा और नी अलग कर लिया, कोई अर्थ नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो रूढ़ शब्द हम उनको कहते हैं जिनके खंड करने पर, टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कक्षा शब्द ले लिया, यहाँ पे कै है और यहाँ पे ही है, इसका कोई मीनिंग नहीं, ना इसका है ना इसका है। यौगिक शब्द जो उपसर्गों से बनते हैं, जो प्रत्यय से बनते हैं, संधि से बनते हैं, समास से बनते हैं। यौगिक का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl यौगिक है, सोडियम के साथ क्लोराइड आया, क्लोराइड के साथ सोडियम आया, तभी तो यौगिक कहलाया। ऐसे ही जब किसी एक शब्द के साथ कोई उपसर्ग आ जाए, कोई दूसरा शब्द आ जाए, कोई प्रत्यय आ जाए, तो वो यौगिक बनता है। तो बहुव्रीहि समास को छोड़कर जितने भी समास के एग्जाम्पल हैं, सारी संधि के एग्जाम्पल और इसके साथ सारे उपसर्ग और प्रत्यय वाले जितने भी एग्जाम्पल है, वो सब क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ऐसे ही योगरूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, क्योंकि पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले दो शब्दों का योग होगा, दस और आनन मिलके क्या बन गया, दशानन। अब ये दशानन किसके लिए रूढ़ हो गया, रावण के लिए रूढ़ हुआ। पहले दो शब्दों का योग हुआ और फिर किसी तीसरे के लिए ये रूढ़ हो गए, उन्हीं को कहते हैं हम योगरूढ़। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण, बहुव्रीहि समास के उदाहरण सारे जितने भी हैं, वो प्यारे दोस्तों किसके हैं, योगरूढ़ के हैं। और उपसर्ग वाले, उपसर्ग से बने शब्द, दूसरा प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, ये क्या कहलाएंगे, संधि वाले शब्द, संधि वाले शब्द। इसके बाद संकर शब्द जो दो भाषाओं के हैं, संकर शब्द, और सामासिक शब्द बहुव्रीहि समास को छोड़ के। सामासिक शब्द अर्थात समास वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, हमारे यौगिक कहलाते हैं। किस, लेकिन कौन से, बहुव्रीहि समास को छोड़ के। बाकी जितने भी है, चाहे अव्ययी भाव है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारी और तत्पुरुष के सारे एग्जाम्पल यौगिक के कहलाएंगे। तो हम डिटेल में लेंगे लेकिन बेसिक चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि ये सिलेबस का 35% है। विलोम शब्द का दूसरा नाम होता है प्यारे दोस्तों पर्यायवाची। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, सॉरी, विलोम शब्द का विरुद्धार्थक क्या है, विरुद्धार्थक शब्द, इसी को कहते हैं विपरीतार्थी। क्या बोलते हैं, विपरीत आर्थी शब्द, इसी को बोलते हैं उल्टा अर्थ वाला, विलोम का अर्थ उल्टा। पर्यायवाची का दूसरा नाम होता है समान आर्थी शब्द। क्या होता है, समान आर्थी। अभिप्राय, मतलब, तो पर्याय का अर्थ होता है अभिप्राय, पर्याय का अर्थ होता है मतलब। तो ये आपको ध्यान रखना, समान अभिप्राय वाले, समान मतलब वाले अर्थात समानार्थी शब्द क्या कहलाए, पर्यायवाची। और जो विरुद्ध अर्थ वाले हैं, विपरीत अर्थ वाले हैं अर्थात उल्टे अर्थ वाले हैं, वो सारे क्या कहलाए, विलोम शब्द। और एक अर्थ वाले क्या कहलाए, एक अर्थी। और अनेकार्थी
अनेक अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले क्या कहलाए, अनेक अर्थ। तो ये पूरे शब्दावली का टॉपिक है। और ऐसे कोई एग्जाम नहीं जहाँ शब्दावली से क्वेश्चन ना हो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी से ना पूछा जाए। तो कुल मिला के आपके लिए कितने टॉपिक हैं, 18 टॉपिक हैं। और आप अंदाजा लगा लो कि जब 18 टॉपिक को आप कंप्लीट करोगे तो लगभग आपकी पूरी हिंदी का लगभग 35% कवर हो जाएगा। इसके बाद विकारी शब्दों के अंदर, विकारी उन्हें कहते हैं जो पदबंध होते हैं। क्या होते हैं? जो पदबंध होते हैं, जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ संज्ञा जो होते हैं प्यारे दोस्तों, इसके 3 से लेके 5 भेद होते हैं। कभी आप 315 सोचो, 3 से 5। सर्वनाम के 6 भेद आपको पढ़ने हैं, विशेषण के 4 भेद आपको पढ़ने हैं, और क्रिया के 2, 8 और 10 भेद आपको पढ़ने हैं। रचना क्रम के आधार पे सहकर्मक और अकर्मक 2 भेद हो गए। इसके बाद अर्थ के आधार पे क्रिया के 8 भेद और प्रयोग के आधार पे क्रिया के 10 भेद आप पढ़ोगे। ऐसे क्रिया विशेषण जो हैं आपके, क्रिया विशेषण अव्यय, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। तो ये सारे भेदों के क्वेश्चन हैं। अब आपसे पूछा कि विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाए, जैसे लड़का का लड़की बना लेते हैं, लड़के बना लेते हैं, तो ये संज्ञा शब्द हुआ विकारी। जैसे सर्वनाम है मैं से मेरा, मेरी, मेरे बनता है, ये भी बदल गया लिंग वचन काल कारक में। विशेषण सुंदर से सुंदरी बनता है, ये भी बदल गया। क्रिया से पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते बनता है, ये भी लिंग वचन में बदल गया। इसी वजह से विकारी कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाए, विकारी, और जिन शब्दों पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वो कहलाते हैं अविकारी। विकारी अर्थात पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इनको पदबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे सेंटेंस बनता है। ठीक है, पदों के समूह को या पदों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो यही तो है जो हम वाक्य या वाक्यांश में प्रयोग करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द। तो ये भी 4 प्रकार के, ये भी 4 प्रकार। इसमें 4 प्रकार कौन से? संज्ञा, इसके साथ सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और यहाँ पे अविकारी के 4 प्रकार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्य बोधक। इनकी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। इसीलिए अव्यय के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। ये लिखा हुआ है ना, अव्यय, 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 अव्यय। तो अव्यय भी 4 प्रकार के, और अविकारी शब्द को हम अव्यय ही कहते हैं, या इनका अविकारी का दूसरा नाम अव्यय होता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये क्या है? विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतरण के आधार पे शब्द के भेद। कितने हो गए शब्द के भेद? ये 2 हो गए। टोटल भेद कितने हैं शब्द के? 4। ये थे भेदों वाले क्वेश्चन, प्रकारों वाले क्वेश्चन। तो भेदों के अंदर आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई है तो फिर यहाँ से सबसे पहला एक टॉपिक लेते हैं, और वो टॉपिक है हमारा तत्सम। आने वाली 10 से 12 क्लासें इसी टॉपिक की होगी, ये आपको ध्यान रखना है। 10 से 12 क्लासें में प्यारे दोस्तों ये 18 टॉपिक कराए जाएंगे। इसके बाद यहाँ क्या है? तत्सम। दूसरा शब्द यहाँ पे क्या है? तद्भव। एक एक को लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे चीजों को। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हम चीजों को शुरू करेंगे प्यारे दोस्तों। पहले हम यहाँ पे तत्सम शब्द पढ़ेंगे, फिर तद्भव, फिर देशी, फिर विदेशी, फिर संकर शब्द, फिर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर शब्दावली वाले टॉपिक, और इसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और जब आप शब्दों के बारे में जान लोगे उसके बाद बात करेंगे फिर दूसरे टॉपिक की। क्योंकि यहाँ पर अब हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो टॉपिक क्या है? शब्द वाला है। यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है कि शब्द के 4 भेद कौन से हैं, और उन चारों भेदों के अंदर कौन कौन से भेद आते हैं, और उनके कितने प्रकार और कितने भेद होते हैं, अगर ये चीजें समझ में आई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन बिना उनको पढ़े आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य हर जगह पूछा जाता है, बिना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को जाने आप शुद्ध और अशुद्ध वाक्य नहीं कर सकते, क्योंकि वाक्य की अशुद्धि के अनेक कारण होते हैं। उनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात, कारक चिन्ह, लिंग और वचन और वर्तनी की वजह से वाक्य अशुद्ध होता है। तो अगर आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य सीखना है, तो जैसे एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, तो वहां बिना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को जाने आप शुद्ध और अशुद्ध वाक्य नहीं कर सकते। वाक्य में अशुद्धि के प्यारे दोस्तों 9 कारण होते हैं, और जब आपको उन्हीं के बारे में नहीं पता होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिर आप उस टॉपिक को भी नहीं कर सकते। तो वाक्य वाला अगर टॉपिक पढ़ना है तो आपको शब्द के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है। अगर शब्दावली की नॉलेज लेनी है तो फिर आपको तत्सम, तद्भव भी पढ़ने चाहिए। अगर कहीं शाब्दिक अर्थ आता है तो फिर आपको इन तत्सम, तद्भव और देशी, विदेशी, संकर शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं समास से क्वेश्चन आता है तो बिना शब्दों के आप समास वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि समास 2 शब्दों के योग को कहते हैं, और जब तक आपको शब्दों की नॉलेज नहीं है तो आप सामासिक पदों में समास विग्रह भी नहीं करोगे। तो कई बार क्या होता है, हमारे सिलेबस में डायरेक्ट नहीं होते हैं टॉपिक, लेकिन इनडायरेक्टली हमें पढ़ने होते हैं। जैसे किसी के यहाँ वर्तनी है लेकिन संधि नहीं है, उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक नहीं है, वर्णमाला नहीं है, लेकिन जिंदगी में वर्तनी आप तब तक सही नहीं कर सकते जब तक आपको मात्राओं का ज्ञान ना हो, वर्णमाला का ज्ञान ना हो, संधि का ज्ञान ना हो, उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान ना हो। तो वर्तनी वाला टॉपिक उन 4 टॉपिक पे डिपेंड है।
तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके सिलेबस में वर्तनी है तो उसके लिए आपको वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी, संधि की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उपसर्ग प्रत्यय को समझना पड़ेगा, तब जाके आप वर्तनी के क्वेश्चनों को सही कर पाओगे। ये मत देखो रट्टा मारने से तो आप किताबों से मार सकते हो, लेकिन आपने जो ये बैच लिया है तो वो इसीलिए लिया है ताकि आप लॉजिकली हिंदी से जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाओ और इसका रिवीजन आपको ना करना पड़े। इसमें दो चीजें हैं, एक तत् है और दूसरा प्यारे दोस्तों क्या है, सम है। इसके बाद में एक इधर यहाँ पर क्या है, तद, और दूसरा क्या है इधर, भव है। तो यहाँ इस तत् संस्कृत का सर्वनाम है, इसका अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है सम। तो यहाँ ये उसके जो है ये हिंदी का सर्वनाम है, प्रोनाउन है। ये किसके स्थान पे आया है, यहाँ संस्कृत के स्थान पर। जो संस्कृत के समान है शब्द वो तो कहलाते हैं प्यारे दोस्तों हमारे तत्सम। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, ये पहला है और ये तीसरा है। जैसे हमने यहाँ एक तय वर्ग ले लिया, इस तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तय, थ, द, ध और न। तो ये तीसरा वर्ण है, ये पहला, ये पांचवा है। तो ये रूल है कि शब्द का अर्थ बनाने के लिए ये तीसरा पहले में, पहला तीसरे में, या पहला पांचवे में, पांचवा पहले में बदल जाता है। तो ये पहला किस में बदल गया, तीसरे में बदल गया। सबसे पहले ये कंडीशन थी। तत् का अर्थ होता है उससे और भाव का अर्थ होता है उत्पन्न। तो यहाँ ये उससे क्या है, ये आया है संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा क्या है यहाँ, संस्कृत। जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो प्यारे दोस्तों कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव क्या हुए, जो संस्कृत के समान है वो तत्सम है, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो क्या है, वो तद्भव है। वो क्या है, वो तद्भव है। जैसे हमने यहाँ शब्द ले लिया, एक शब्द लिया हमने यहाँ पे अग्नि, तो इस अग्नि से क्या बना लिया, आग। एक शब्द लिया हमने यहाँ सूर्य, इससे क्या बना लिया हमने, सूरज। एक शब्द लिया हमने यहाँ क्षेत्र, इससे शब्द क्या बना लिया, खेत। एक शब्द लिया हमने यहाँ रात्रि, और इससे क्या बना लिया हमने, रात। दोस्तों ये पुराने शब्द, प्राचीन शब्द हैं जो थोड़ा लिखने में बोलने में डिफिकल्ट भी हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं, ये तत्सम कहलाते हैं। और इनसे उत्पन्न होने वाले ये क्या हैं, ये तद्भव शब्द है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया, जो चीज है उसको अलग अलग करके दिखाया, तत् और सम। तो ये तत् है, ये सम है। तत् अपने आप में जैसे स का अर्थ वह होता है, त्वम का अर्थ तुम होता है, अहम का अर्थ मैं होता है, ऐसे ही तत् का अर्थ उससे और उसके होता है। ये संस्कृत के प्रोनाउन है, सर्वनाम है। ये हिंदी के प्रोनाउन सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो ये तत् है ये सर्वनाम है संस्कृत का, ठीक है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है उसके, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हुए, ये दोनों के दोनों है सर्वनाम। और सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पे होता है, ये आप सबको पता है। और संज्ञा क्या है, संस्कृत। तो ये उसके या तत् किसके लिए आया है, संस्कृत के लिए आया है। और सम का अर्थ क्या होता है, समान। तो जो संस्कृत के समान है वो क्या कहलाए, तत्सम। और इस तत् का या उससे का अर्थ क्या है यहाँ, संज्ञा, संस्कृत। तो जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो क्या कहलाए, तद्भव। अब ध्यान ये रखना है आपको। मैं एक बार गांव में गया, वहां एक लड़की थी 5 साल की, उसका नाम था विदुषी। तो एक 5 साल की बच्ची का नाम विदुषी है, लेकिन उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका बड़ा भाई या छोटा भाई, उसके परिवार के ज्यादातर मेंबर उसको विदुषी कहते थे। लेकिन उसकी दादी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उस विदुषी को अदुषी के नाम से पुकारती थी। अब उसके साथ खेलने वाले बच्चे कुछ उसको विदुषी कहे, कुछ उसको अदुषी कहे, और वो दोनों पे रिप्लाई दे। विदुषी कहने पर भी वो रिप्लाई दे और अदुषी कहने पर भी रिप्लाई दे। तो ये जो पुराना जो शब्द था ये तो कहलाया तत्सम, और इस तत्सम से बनने वाला नया शब्द कहलाया तद्भव। अर्थ दोनों का एक ही है। विदुषी कहते हैं विद्वान महिला को, और अदुषी भी प्यारे दोस्तों हम उसको कहते हैं जिसमें कोई दोष ना हो। विदुषी भी जिसमें कोई दोष ना हो, अदुषी भी जिसमें कोई दोष ना हो। तो यानी कि वो लेडीज जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो गांव में थी, उसने एक पुराने शब्द का उच्चारण सही तरीके से नहीं किया, लेकिन उसने उसके दूसरे रूप को प्रयोग कर लिया और जो उसी अर्थ को दे रहा था। तो पुराने वाला तत्सम कहलाया और उससे बनने वाला नया शब्द तद्भव कहलाया। तो ये तत्सम तद्भव किसी भाषा वैज्ञानिक ने नहीं दिए, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाए, ये हमारे और आप जैसे लोगों ने बनाए हैं। कोई शब्द डिफिकल्ट लगा, यहाँ जो शब्द था अग्नि, तो इस अग्नि में प्यारे दोस्तों से हमने आग बना लिया। किसी से अग्नि नहीं कहा गया, या लिखने में उसको दिक्कत हुई तो उसने इस नए को गायब कर लिया, और नए का भी ये गायब किया और ये मात्रा गायब कर ली, तो ये अग्नि से क्या बन गया, आग बन गया। ऐसे ही शब्द था समाज में सबसे पहले सूर्य,
लोगों को लगा ये पता नहीं ऊपर क्या था, यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको नीचे लाओ। तो ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको नीचे ले आए, तो यहाँ तो ये सू था ही, ये आ गया नीचे, और इसको यह ना बना के इसको क्या बना दिया, इसको जय बना दिया। तो ये सूर्य से क्या बन गया। ऐसे ही प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ एक शब्द आ गया कार्य, और इस कार्य शब्द से क्या बना दिया, काज बना दिया, रे को कर दिया गायब, और इस वाले यह का जैसे यहाँ जय बना है ऐसे इस वाले यह का ये जय बन गया, क्योंकि कार्य और काम दोनों तत्सम है, और कार्य का तद्भव होता है कार्य। ऐसे यहाँ पर ये जो क्षेत्र शब्द है इसको वो यहाँ समझ लिया खे, तो इस वाले का जो हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं तद्भव में इसके स्थान पे हम खे का प्रयोग करने लगे, तो ये खे बना लिया। अगर मैं इसको मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो ये तो खे अपने आप ही बना। इसको उसने सोचा ये आलतू फालतू है, इसको हटा लिया और इसके स्थान पे तय को पूरा बना लिया। इससे हमें क्या पता चला, जितने भी तत्सम शब्द हैं आपको ये ध्यान रखना वो संस्कृत के शब्द हैं, जितने भी तद्भव शब्द हैं वो हिंदी के हैं। एक पॉइंट, तो एक पॉइंट तो हमें ये पता चला कि जितने भी तत्सम है वो सारे संस्कृत के हैं, जितने भी तद्भव है वो सारे हिंदी के। और दूसरा पॉइंट ये पता चला कि जितने भी तद्भव है वो किसी ने किसी तत्सम से ही उत्पन्न हुए हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है तद्भव जो बिना तत्सम के उत्पन्न हो गया। आग इसलिए आया हमारे पास क्योंकि अग्नि शब्द था, सूरज इसलिए आया क्योंकि पहले सूर्य था। अगर अग्नि और सूर्य नहीं होता तो आज हमारे पास आग और सूरज शब्द नहीं होता। तो जितने भी तद्भव हैं वो किसी न किसी तत्सम से पैदा हुए। और तीसरी कंडीशन ये पता चली कि हमेशा तद्भव तत्सम से मिलते जुलते होते हैं, एकदम उसका नया रूप नहीं होता है। आग में ए भी है गै भी है, अग्नि में भी ए भी है और गै भी है, मिलता जुलता है। सूर्य में सू भी है और रे भी है, दोनों। यहाँ का भी है इसके अंदर, यहाँ खे भी है और इसके अंदर ये यहाँ तय भी है, एकदम नया रूप नहीं बनेगा। ध्यान से सुनो, संस्कृत के सारे शब्द तत्सम और तद्भव सारे के सारे हिंदी के। संस्कृत के शब्द क्लिष्ट होते हैं, जटिल होते हैं, उलझे हुए होते हैं, कठिन होते हैं, लेकिन तद्भव जो शब्द होते हैं सरल होते हैं, सुगम होते हैं, आसान होते हैं। इनका उच्चारण आसानी से कर सकते हैं, आसानी से इनको लिख भी सकते हैं, लेकिन इनको उच्चारण करने में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। दूसरा, ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा तद्भव नहीं है जो बिना तत्सम के आ गया हो। तो इसीलिए तत्सम और तद्भव को इन पहचानने के लिए हमें कुछ और कंडीशन का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके हम इन तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान पाएंगे। अब यहाँ है तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्दों की पहचान। तो तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। आधे व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन वाले अधिकांश शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे, जैसे हमने यहाँ प्रयोग किया ग्रह, ये वाला प्रयोग किया, हमने करण का प्रयोग किया, हमने नक्षत्र का प्रयोग किया, हमने कर्पा का प्रयोग किया, संस्कार का प्रयोग किया, और सन्मार्ग का प्रयोग किया। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसमें गे आधा है रे पूरा, इसमें भी गे आधा है री पूरा, इसमें रे आधा है, इसमें तय आधा है रे पूरा है, इसमें के आधा है ये वाला री पूरा है, इसमें से एक तो इसमें मैं आधा है अनुस्वार के स्थान पे जो आया, से आधा है, इसमें एक ने आधा है और एक ये रे आधा है। तो जिनमें भी अधिकांश का मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन 99.9% शब्दों पे अप्लाई होती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे हल्दी शब्द, ठीक है, इसमें ले क्या है आधा है, लेकिन ये क्या है, ये तद्भव है, हिंदी का है, इसलिए 100% पे अप्लाई नहीं होगी। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन हल्दी का जो तत्सम है वो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, वो क्या है, हरिद्रा। और हरिद्रा में क्या है, दे आधा है, इसलिए तत्सम है। तो हम क्या कह रहे हैं, आधे व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन वाले अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं, और ये कंडीशन 99.9% अप्लाई होती है। 100% अगर कंडीशन अप्लाई हो गई तो आप विद्वान लेखक साहित्यकार बनोगे। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप सरकारी नौकरी करोगे। अब तय आपको करना है कि आपको विद्वान बनना है, लेखक बनना है, साहित्यकार बनना है, या फिर सरकारी नौकरी लेनी है।
तो आधे व्यंजन वाले शब्द क्या है, अब इसमें देखो, यहाँ पे आधा क्या है, गे, यहाँ आधा क्या है, रे, यहाँ आधा क्या है, रे, यहाँ आधा क्या है, ते, यहाँ आधा क्या है, कै। तो इसमें भी तो ये कै और सै से मिलके बना है ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जो भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हो उसके लिए मैंने ऑलरेडी इंट्रो क्लासें बना रखी है, सिलेबस आपको दे चुके हैं। तो इस पूरे बैच में 50 से ज़्यादा क्लासें होती हैं, 50 से 60 क्लासें। टाइमली जब जरूरत होती है आपको उस समय आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह दे दिए जाते हैं। जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं, टोटल क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है वो 100 प्लस होगी, 3000 प्लस क्वेश्चंस इसके साथ दिए जाएंगे। 50 से ज़्यादा क्लासें आपको रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस के लिए मिली है इस बैच के अंदर। और ध्यान से कोशिश किया करो किसी भी ऐप के बारे में कि वो ऐप किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है। वही बेफालतू की चीज़ों का कमेंट करके आप यहाँ पूछते रहते हो, यहाँ केवल और केवल मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये आपका सिलेबस है। जिस दिन इस सिलेबस को कर लोगे उस दिन आप भर्ती हो जाओगे, और जिस दिन बातें करते रह जाओगे आपकी उम्र निकल जाएगी, फिर आप 2026-27 में तैयारी करोगे अपनी अच्छी, उस समय आपके पास एज नहीं बचेगी भर्ती होने की। इसलिए जब पढ़ा रहे हैं तो केवल सीखने पे फोकस करो, और जब आपको समझा रहे हैं तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट की है वो टीचर को पता होता है। टीचर का काम सुबह से शाम तक यही होता है कि बच्चा भर्ती कैसे होगा, सिलेबस क्या है, उसको किस तरीके से बच्चे को कराया जाए ताकि वो अपने 100% परफॉर्मेंस दे। समस्या ये है कि आपको पढ़ने के अलावा कुछ भी करा लो, कुछ भी पूछ लो, सारे चीज़ें इंटरेस्ट दिखाओगे सारी चीज़ों में, लेकिन जब पढ़ने को कहेंगे तो आपका दिमाग कहीं दाएं बाएं काम करेगा। इसको कहते हैं ब्रेन की खुजली। जब पढ़ते समय पढ़ने पे ध्यान ना जाके दाएं बाएं ध्यान जाता है तो वो क्या कहलाता है, चुल कहलाता है, और चुल कहलाता है ब्रेन की खुजली। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस ब्रेन की खुजली चुल से आपको बचना है, ठीक है। तो एक ही दिन में सारी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। आज तत्सम तद्भव के बारे में बता रहे हैं तो आज तत्सम तद्भव पे फोकस करो। शब्द के भेदों से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बता रहे हैं तो उस पर फोकस करो। तो ये क्या थी कंडीशन प्यारे दोस्तों हमारी, आधे व्यंजन था। स्वर रहित व्यंजन वाले अधिकांश शब्द क्या होते हैं। अब इसमें ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा तय है, ये वाला तय आधा है, इसमें आधा कै है, इसमें आधा ये है, इसमें आधा गे है। इसमें आप में से बहुत सारे बच्चों को तो यही पता है कि नीचे वाला आधा होता है, जबकि ये गलत है। अरे अगर हम द्वारा शब्द प्रयोग कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि तत्सम या तद्भव, तो आप कहोगे ना द्वारा तत्सम शब्द है, क्योंकि द्वारा में दे आधा है और वह क्या है, पूरा है। तो आधे व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द, समस्त का मतलब सभी, समस्त शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। ये संयुक्त व्यंजन है। तो इनसे जो हमारे शब्द बनते हैं वो क्या कहलाए। जैसे हमने यहाँ क्षत्रिय शब्द ले लिया, ये भी तत्सम शब्द है। यहाँ हमने छात्र शब्द लिया, तत्सम है। अभी हमने एक शब्द क्या लिया था, नक्षत्र लिया था, ये भी तत्सम है। तो कहने का मतलब ये हुआ हम कहीं भी प्रयोग कर रहे हैं इनका। ऐसे ही हमने यहाँ विज्ञान शब्द लिया, तत्सम है। ज्ञानी या ज्ञान शब्द लिया, ये भी तत्सम है। यहाँ श्रीमान शब्द लिया, ये भी तत्सम है। यहाँ श्रीमती शब्द लिया, ये भी तत्सम है। यहाँ विद्यालय शब्द लिया, ये भी तत्सम है। और यहाँ प्यारे दोस्तों हमने विद्या शब्द लिया, तो ये भी क्या है, तत्सम है। एनीथिंग जरूरी नहीं हम इनमें प्रयोग करें, इनके अलावा भी अनेक जगह इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे तत्सम है। क्यों, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। और ये जो संयुक्त व्यंजन है ये बने किस किस से हैं उसको देखिए एक बार। ये बना है आधा कै और सै को मिला के, ये बना है आधा तय और रे को मिला के, ये बना है जय और यह को मिला के, और ये बना है आधा सै और रे को मिला के, और ये बना है आधा दय और यह को मिला के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं दोस्तों कि जब प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये वाला आधा है तो तत्सम कहलाएगा, ये आधा है तो तत्सम कहलाएगा, ये आधा है तो तत्सम कहलाएगा, ये भी आधा तत्सम, ये दय भी आधा है तो तत्सम कहलाएगा। इसमें संयुक्त व्यंजन है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये संयुक्त व्यंजन है, यहाँ ये संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त है, ये दोनों संयुक्त है, इसीलिए सारे तत्सम कहलाएंगे। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समस्त शब्द, समझ में दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए जिसमें संयुक्त व्यंजन है वो सारे संस्कृत के होंगे, तत्सम शब्द होंगे। तो आपको यहाँ तत्सम शब्दों की पहचान क्या है, इसलिए तो आप गलत करते हो क्योंकि थोड़ी है नहीं आपके पास इसकी। आगे देखिए, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है रे वाले समस्त शब्द, समस्त शब्द क्या होते हैं हमारे, तत्सम होते हैं। ये तैरने वाला रे कहलाता है। अब जैसे यहाँ हमने एक शब्द ले लिया करण, दूसरा शब्द लिया यहाँ हमने अर्जुन, इसके बाद में हमने यहाँ शब्द ले लिया निर्दय, यहाँ शब्द ले लिया हमने दुर्दशा, यहाँ शब्द ले लिया निर्विवाद, यहाँ शब्द ले लिया हमने दुर्दिन। एनीथिंग कोई भी शब्द आ जाए,
दुर्दिन बुरे दिन। तो इसमें ये जो तैरने वाला रे आया है, ये वाला रे, इसमें जो तैरने वाला रे आया ये वाला रे, इसको तैरने वाला रे बोलते हैं, रेप वाला रे बोलते हैं। अब वो कहीं आ जाए, वो अंत में आ जाए, बीच में आ जाए, या वो शुरू में आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे शब्द क्या कहलाए, क्योंकि इसमें इस वाले रे का प्रयोग हुआ, इसीलिए सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। चौथी कंडीशन क्या है हमारी, इस वाले शब्द री वाले, ये वाले री वाले समस्त शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे देखो ध्यान से। हमने कर्का शब्द प्रयोग किया, कृष्ण प्रयोग किया, तर्ण प्रयोग किया, पितृ शब्द प्रयोग किया, मातृ शब्द प्रयोग किया और पितृ शब्द प्रयोग किया। अब इनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला री, 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 ये वाला री क्या है, अरे इसमें सब में ऊपर वाला आधा है, नीचे वाला पूरा है। इन सब में आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला आधा है, नीचे वाला पूरा है। इनमें ऊपर वाला तय आधा है, नीचे वाला री पूरा है। यहाँ ये आधा है, ये क्या है, पूरा है। यहाँ तय आधा है और ये वाला री पूरा है। यहाँ तय आधा है, ये वाला री बढ़ा रही है। तो आधा व्यंजन जहाँ होता है, ये भी तो आधा व्यंजन था, ये भी आधा है, ये क्या आधा है, इसमें तत्सम, ये आधा तत्सम, ये आधा तत्सम, ये आधा तत्सम, ये वाला। पहले वाली कंडीशन भी तो अप्लाई कर सकते हो। तो दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए जिस पर तैरने वाला रे आया हो, या फिर ये वाला री लगा हो, जो हमने किसी में भी लगा सकते हैं हम, यहाँ तय में हमने लगाया है, यहाँ कै में लगाया, इसके अलावा और में भी लगता है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। इसके बाद पांचवी कंडीशन, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, वो भी क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। जैसे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, ब्राह्मण, पुराण, रामायण, पर्यावरण, परिमाण, ये सब एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द है, जरूरी नहीं है ये। अब इसमें क्या है, अंतिम वर्ण है, इसमें भी 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 अंतिम वर्ण है। जरूरी नहीं जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वही तत्सम होंगे। किसी भी शब्द का अगर अंतिम वर्ण न है तो तत्सम शब्द होगा। ये संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत भाषा में ये विधान था, ये नियम थे। सबसे पहली भाषा संस्कृत है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, फिर हो जाएगी इंग्लिश। तो इंग्लिश के भी अपने कुछ इस तरह की विशेषताएं होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मेरा नाम अरुण है और कोई पूछे आपसे कि अरुण बताइए तत्सम है कि तद्भव है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब अंतिम वर्ण नहीं हुआ तो तत्सम हुआ, सब पे अप्लाई होगी। जो सब पे अप्लाई नहीं थी उसमें मैंने लिख दिया था 99.9%, और जो सब पे अप्लाई है, अब यहाँ करण शब्द लिया हमने, तो यहाँ इस करण में भी तो अंतिम वर्ण नहीं है। अगर हम यहाँ पर करण शब्द ले रहे हैं, ठीक, तो इसमें भी तो ये रह पहले आएगा, नया बाद में आएगा। या तो आप आधे वाली कंडीशन अप्लाई करो या नए वाली कंडीशन अप्लाई करो। जैसे इसमें है, इसमें यहाँ आधा व्यंजन है, ये रहा आधा व्यंजन, इससे पहचान लो। इसमें यहाँ आधा वे है, आधा है, इससे पहचान लो। पर्यावरण में तैरने वाला रह आया, इससे पहचान लो। जरूरी नहीं वही कंडीशन अप्लाई करोगे। तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो तो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। इसके बाद 6 कंडीशन, अनुस्वार चिन्ह, इसको अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे संसार, संस्कृत, संस्कार, मयंक, संख्या, अंकित, संन्यास, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब इन सब में यहाँ ये जो अनुस्वार चिन्ह आया है, तो अनुस्वार चिन्ह चाहे किसी शब्द के शुरू में आ जाए जैसे इसमें आया है, या फिर बीच में आ जाए जैसे इसमें आया है, या फिर अंत में आ जाए। अंत में होगा तो भी, बीच में होगा तो भी, और पहले होगा, पहले वर्ण के रूप में होगा तो भी, अनुस्वार चिन्ह वाले सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं।
तो संस्कृत के शब्दों को ऐसे नहीं करना है जैसे आप करते आए अग्नि आग। पहले क्या करते थे आप, अग्नि को आग कहते हैं, सूर्य को सूरज कहते हैं, रात्रि को रात कहते हैं। तो ये जो रटते थे, इस रटे हुए से आप 50-60 शब्द तो याद रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। किताबें में जो 100-150 शब्द दिए हैं तत्सम तद्भव के रूप में, उसमें से क्वेश्चन आ जाए केवल 2% उम्मीद है, 98% उम्मीद नहीं है। ये तो करोड़ों शब्द है, और जब इन करोड़ों शब्दों की कंडीशन आपको पता होगी तो आपसे वो कुछ भी पूछे आप उसको करके आओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इन कंडीशनों के आधार पर ही चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। अब मान के चलो आपसे पूछ लिया कि रात्रि बताओ तत्सम है कि तद्भव है, तो आप कहोगे ना कि रात्रि में संयुक्त व्यंजन आया है, इसीलिए प्राचीन शब्द है, पुराना है, इससे रात बना है, ये सरल है, सुगम है, आसान है, और ये थोड़ा सा जटिल है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है 7वीं कंडीशन, विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। विसर्ग, इस चिन्ह को हम विसर्ग चिन्ह बोलते हैं। विसर्ग चिन्ह वाले शब्द भी संस्कृत के होते हैं अर्थात तत्सम होते हैं। कैसे? प्रातःकाल, पुनः आगमन, पराय, अतः एवं। अब इन सब में क्या लगा है? विसर्ग लगा है। ऐसे ही 8वीं कंडीशन, हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। हलंत चिन्ह वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। कैसे होंगे हलंत चिन्ह? जैसे शब्द ले लिया, पाठ्य, विद्वान, गद्य, पद्य, विद्या, ये सारे क्या हैं? हलंत चिन्ह का प्रयोग हुआ है इनमें। वो कहीं भी हो जाए। द्वारा शब्द लिया है, विद्यालय शब्द ले लिया, ये वाले। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, आपसे ये विद्वान पूछे और ये विद्वान पूछे, वर्तनी में दोनों दिया हो, ये भी दिया हो और ये भी दिया हो। आपसे ये पूछे, आपसे ये पूछे, आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए और आपसे ये पूछा जाए वर्तनी के रूप में। पहले तो दे दिया ये, दूसरा ये, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? तो आप लगा के आओगे सब में दूसरा, जबकि पहली वर्तनी सबकी सही है। ऑप्शन में ये भी है, ये भी है, ये वाला शब्द सही है। ऑप्शन में ये भी और ये भी, ये वाला गद्य, ये वाला पद्य, ये वाला विद्या, ये वाला द्वारा, ये वाला विद्यालय। विद्यालय दे के ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताओ। तो शुद्ध वर्तनी प्यारे दोस्तों ये है। जब तक ऑप्शन में ये पहला नहीं है तब फिर आप शुद्ध इसको मानोगे। और ये सारे के सारे शब्द क्या है हमारे? ये तत्सम है। क्यों? क्योंकि इसमें हलंत लगा, इस आड़ी तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, ये आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन वाले क्या कहलाते हैं? तत्सम। ये भी आधा व्यंजन है, 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 और ये भी आधा व्यंजन है। आधे व्यंजन वाले क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी शब्दों को पहचानना है। 9वीं कंडीशन। 9वीं कंडीशन क्या है? संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। अब संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के शब्द बनाएंगे। 10वीं कंडीशन, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम। संस्कृत की क्रिया से संस्कृत की क्रिया से बने शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। इसके साथ क्लिष्ट, कठिन, जटिल, वर्तनी वाले शब्द, वर्तनी वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। कैसे? अब संस्कृत का उपसर्ग क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है परि। अब ये पर्यावरण आ गया। अब इसमें परि और आवरण, इसमें 2 उपसर्ग है, एक आ और एक परि, दोनों संस्कृत के हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हम बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ शब्द आ गया प्रत्येक, यहाँ शब्द आ गया अध्यक्ष, और यहाँ शब्द आ गया स्वागत। तो इसमें प्रति संस्कृत का उपसर्ग है, प्रति और एक, प्रत्येक। इसमें अधि और अक्ष, अधि संस्कृत का उपसर्ग है। इसमें सु और आगत, तो इसमें सु संस्कृत का उपसर्ग है। और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। उन 22 उपसर्गों के अलावा और हम क्या करते हैं? गतिक शब्दों का प्रयोग। तो 22 उपसर्ग तो होते ही हैं, लेकिन कुछ गतिक शब्द भी होते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय में अंतर है,
बहिर्गमन में बही है, ऐसे ही प्राग ऐतिहासिक में प्राक है। तो इन गतिक शब्दों का प्रयोग भी हम उपसर्ग की बात करते हैं, जो कि संस्कृत के 22 उपसर्गों के अलावा है। अंतरराष्ट्रीय है, अंतर ध्यान है। तो अंतर ध्यान और अंतरराष्ट्रीय में अंतर क्या है? उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाला गतिक शब्द। बहिर्गमन में बहिर क्या है? उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाला गतिक शब्द। प्राग ऐतिहासिक में या प्राक कथन में, यहाँ पे ले लिया प्यारे दोस्तों प्राक कथन। तो ये क्या है? प्राक कथन पहले का कथन है, प्राग ऐतिहासिक पुराना इतिहास। तो ये प्राग क्या है? उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाला संस्कृत का गतिक शब्द। तो यानी कि 22 उपसर्ग तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन कुछ गतिक शब्दों का भी प्रयोग होता है। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। अब हमने यहाँ शब्द ले लिया पूजनीय। अब ये कैसे बना है? पूज में अनियर प्रत्यय लगा है, और अनियर प्रत्यय किसका है? संस्कृत का। अनियर प्रत्यय किसका है? संस्कृत का। जैसे हमने यहाँ शब्द ले लिया पठितवा, तो ये क्या है? पट संस्कृत की क्रिया है, और कतवा प्रत्यय है। तो कतवा प्रत्यय किसका हुआ? संस्कृत। तो यानी कि संस्कृत के प्रत्ययों से संस्कृत के तत्सम शब्द बनेंगे। संस्कृत के उपसर्गों से जो 22 उपसर्ग बनाएंगे, संस्कृत का तत्सम शब्द बनाएंगे। संस्कृत की क्रिया है, संस्कृत की क्रिया कौन सी है? पठ है। संस्कृत की क्रिया लिख है। संस्कृत की क्रिया क्रीड है। संस्कृत की क्रिया पिब है। तो इनसे कोई भी शब्द बनेगा। अब मान के चलो मैंने एक शब्द बना लिया यहाँ क्रीडति, एक शब्द मैंने यहाँ बनाया खेलना या खिलाड़ी बना लिया। क्या बना लिया? खिलाड़ी। और एक शब्द मैंने बनाया यहाँ प्लेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो संस्कृत की क्रीड है। इसमें जो क्रिया है वो खेल है, और इसमें जो क्रिया है वो प्ले है। तो प्ले अंग्रेजी की क्रिया है, तो अंग्रेजी का शब्द बना दिया विदेशी प्लेयर। खेल हिंदी की क्रिया है, तो हिंदी का तद्भव शब्द बना दिया खिलाड़ी। और क्रीड संस्कृत की क्रिया है, तो संस्कृत का तत्सम शब्द बना दिया क्रीडति। वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। वर्ब संस्कृत की है, शब्द संस्कृत का। वर्ब हिंदी की है, शब्द हिंदी का। वर्ब अंग्रेजी की है, तो शब्द भी अंग्रेजी का। अगर मैं यहाँ पर शब्द कह रहा हूँ पढ़, तो ये शब्द हिंदी का है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ पट, तो ये संस्कृत का है। तो पठती बनेगा संस्कृत का, और पढ़ना बनेगा हिंदी का। वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। जो क्लिष्ट कठिन शब्द है, जैसे सुश्रूषा शब्द आ गया, आपको नहीं पता इसकी वर्तनी सही है या गलत है। जैसे सुश्रुत शब्द आ गया, आपको नहीं पता ये वर्तनी सही है या गलत है, ना आप सही से उच्चारण कर पाओ और ना सही से लिख पाओ। तो जो क्लिष्ट है आपके लेवल पर, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा कठिन है, न तो आप सही तरीके से उच्चारण कर पा रहे हो, न उसकी वर्तनी को जानते हो। जैसे आशीर्वाद को गलत करते हो आप, आशीर्वाद तत्सम शब्द है, वर्तनी उच्चारण की दृष्टि से आपके लिए कठिन है। ठीक है, ऐसे ही उज्ज्वल शब्द है, आप गलत करते हो उज्ज्वल में भी, तो ये वाला उज्ज्वल जो है ये वर्तनी सही है। अंताक्षरी को आप गलती करते हो, ये वाला अंताक्षरी सही है, क्योंकि ये आपके लिए ये आशीर्वाद जो शब्द हैं, सुश्रुत है, सुश्रूषा है, उज्ज्वल है, अंत्याक्षरी है, ये आपके लिए क्लिष्ट है, आपके लिए कठिन है, आपके लिए जटिल है। तो जटिल वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, क्योंकि सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द हिंदी के होते हैं। अब ये 12 कंडीशन हो गई। इन 12 कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है आपको? इन 12 कंडीशनों को आप ऐसे अप्लाई करोगे, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ जो ये शब्द आएंगे आप इनको इस तरीके से अप्लाई करोगे। तो यहाँ ये शब्द दे दिया, आपको ये ध्यान रखना है। उत्पत्ति के आधार पे दे दिए शब्द, बनावट के आधार पे घोड़ा, घोटक, फुर्ती, स्फूर्ति, गेहूं, आंसू, अश्रु, संयुक्त शब्द है। क्या है ये? संयुक्त है, और जब संयुक्त व्यंजन है तो तत्सम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आधा व्यंजन है तत्सम होगा, संयुक्त व्यंजन है तत्सम होगा। प्रयोग कर लिया श्वेत, आधा व्यंजन है, आधा भय है, ये वाला रह है तत्सम है। तो ये जो कंडीशन है, भरमर में आधा भय है, ये वाला रह है। यहाँ आधा व्यंजन है, ये भी आधा व्यंजन तत्सम है। यहाँ पर दोस्तों अनुस्वार लगा है, आधा व्यंजन है तत्सम है। यहाँ हलंत लगा है, तैरने वाला रह है तत्सम है। यहाँ पे आधा ऊपर वाला आधा रह है, नीचे वाला पूरा है, आधा व्यंजन तत्सम है। यहाँ पे तैरने वाला रह लगा तत्सम है। उप संस्कृत का उपसर्ग है, यहाँ पे आधा व्यंजन लगा है, ये क्या कहलाया? तत्सम कहलाया। यहाँ पे चंद्र में आधा ने आधा दे है, इसके बाद यहाँ तैरने वाला रह है, कृष्ण में यहाँ ये लगा हुआ है, तत्सम कहलाया। ये वाले तद्भव है, ये वाले तत्सम है। जो आपने पढ़ा उसी को अप्लाई करके दिखा रहे हैं। ये तैरने वाला रह है तत्सम है, संयुक्त व्यंजन है तत्सम है, संयुक्त व्यंजन आ गया तत्सम है, आधा व्यंजन आ गया तत्सम है। ऐसे ही यहाँ पे ये से आ गया षटकोण वाला से,
तत्सम है। कोटि प्राचीन पुराना शब्द है। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, तत्सम कहलाएगा। संयुक्त व्यंजन तत्सम है। आधा में तत्सम है, संयुक्त व्यंजन तत्सम है। प्राचीन पुराना शब्द है, तत्सम है। यहाँ विसर्ग लगा है, तत्सम है। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, दोनों तत्सम है। संयुक्त व्यंजन तत्सम है, आधा व्यंजन है, तत्सम है। तो वही तो सब कर रहे थे आप। अब मान के चलो कुछ भी देगा तो हमें तो ये कंडीशन ही अप्लाई करनी है ना, यही तो कर रहे थे आप। यहाँ शब्द का अंतिम वर्ण नए है, तत्सम। यहाँ पहला पे आधा है, पे आधा है, रे पूरा है। यहाँ भी आधा व्यंजन है, अनुस्वार लगा है, अंतिम वर्ण नए है, संस्कृत का उपसर्ग लगा है वी, इसीलिए तत्सम कहलाए। पहले क्या करते थे, अच्छा दाहिना, दाहिना को दक्षिण कहेंगे, ठीक है। पसीना, पसीना को परसवीन कहेंगे। कंगन, कंगन को कंगन कहेंगे। बभूत, बभूत को विभूति। कितने याद रख सकते हो, 50, 60 है, कितने करोड़ों। क्या करोगे, ये सारी कंडीशन अप्लाई करोगे, ये सारी कंडीशन अप्लाई करोगे, अपने आप शब्द बताएगा शब्द क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपकी समझ में आ गई है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे कह रहे हैं सर जी धीरे से पढ़ाओ, तो जो कह रहे हैं धीरे से पढ़ाओ, 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करनी है 2023 के लिए। जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं वो एग्जाम देने हैं, और जो आने वाले हैं उनको भरना है। और सिलेक्शन आपका तब होगा जब आपका IQ लेवल ब्रेन थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी में काम करेगा। जो अभी साथ के साथ नहीं चल पा रहे हैं ना, ये समझ लो कुछ फॉल्ट है, ठीक है। उस फॉल्ट को जब तक सही नहीं करोगे तब तक अचीवमेंट अच्छा नहीं होगा। हमारे ब्रेन की स्पीड होती है, हाथ की नहीं होती है। ब्रेन मैसेज देगा ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री को तो फटाफट काम करेगी। ब्रेन ही स्लो है, क्योंकि पढ़ के इन टीचरों से पढ़ रहे हो, उन किताबों से पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से ब्रेन का नेचर हो चुका है चीजों को बड़ी ही स्लो तरीके से रीड करने का। अगर ऐसे ही आपका तरीका रहा तो एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे पेपर में, और फिर वहां घंटी बच जाएगी, समय नहीं कर पाओगे, उस समय में सारा पेपर नहीं कर पाओगे। तो ध्यान ये रखना है, आपको पढ़ना भी है, सीखना भी है, लेकिन स्पीड के साथ सीखना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो घर वाले घर का काम कराते पहले हल्का हल्का काम देते हैं, फिर भारी भारी देते हैं, फिर घर का सारा काम आपको आ जाता है, फिर कई बार आपको मजा आने लगता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई तो आपको डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इस दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई, ठीक है। सबसे आनंद देने वाला काम है पढ़ाई। और जिस दिन आप सबसे आसान काम को सही ढंग से करना सीख जाओगे, उस दिन मजा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। तो समस्या सबकी क्या है, स्पीड कम करो सर जी, ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हो, सर जी हमें तो ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पहले पढ़ो, पता कुछ है नहीं। कौन से टॉपिक पढ़ने से पहले कौन से टॉपिक पढ़ना जरूरी है। आपका जो सिलेबस में 10 से 12 टॉपिक हिंदी के दिए हैं, तो उन 10-12 टॉपिक को पढ़ने के लिए कौन से और एक्स्ट्रा 10 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लॉजिकली उनको इस 12 टॉपिक से आए हुए क्वेश्चनों का आंसर दे पाए। बिना आंसर की के कैसे आप उस पूरे के पूरे पेपर को सही करके आप ये कह सकते हो कि इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो तभी तो कहोगे जब आपके पास अवधारणा होगी, कॉन्सेप्ट होंगे, लॉजिक होंगे। अदरवाइज किताब में भी सारी चीज़ दी हुई है, लेकिन किताबें बोलती नहीं है। यहाँ टीचर बोल भी रहा है, यहाँ टीचर बता भी रहा है सब कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा। यहाँ टीचर बता भी रहा है इन चीज़ों को आपको कैसे सीखना है। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की, आप यहाँ कोई डिग्री लेने के लिए, कोई सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आप कई लाख बच्चों के बीच में बैठ के अपनी सीट निकाल रहे हो, तो कई लाख बच्चों को बीट करोगे तब आपका नंबर आएगा ना। तो उसके लिए फिर आपके तरीके पढ़ने के उन बच्चों से अलग होने चाहिए, ठीक है। आपकी स्पीड उन बच्चों से ज़्यादा होनी चाहिए, आपका अचीवमेंट उन बच्चों से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो उनको बीट करके सिलेक्शन ले लोगे। अगर आपकी भी स्थिति वही रही जो दुनिया की है, तो फिर इसका मतलब आप 2026 और 27 का इंतजार करो। तब आप पहले तैयार हो 2022 और 23 में, और उसके बाद जो वैकेंसी आएगी, अगर आपकी एज बचे, उसमें फार्म भर के आप सिलेक्शन ले लेना। लेकिन अगर आपको चलना है 2023 के हिसाब से, तो फिर आपको लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा।